का टॉपिक है मनोविज्ञान में बाल्य अवस्था में संवेग आत्मक विकास। क्रो एंड क्रो संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। फर्स्ट, बाल्य अवस्था में संवेग स्पष्ट व निश्चित होते हैं। सेकंड, बाल्य अवस्था में संवेगों की तीव्रता में अपेक्षाकृत कमी होती है। थर्ड, बालक के संवेगात्मक विकास में विद्यालय का वातावरण व शिक्षक विशेष रूप से प्रभावित करता है तथा परिवार का वातावरण, टोली या समूह में रहने के कारण बालक में ईर्ष्या, घृणा, द्वेष आदि बाधित संवेग आ जाते हैं। किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास, दया, प्रेम, क्रोध, करुणा आदि संवेग स्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। किशोर की शारीरिक शक्ति का उसकी संवेगात्मक रुचि उसके व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। जैसे जैसे किशोर का ज्ञान एवं इच्छाएं बढ़ती है, संवेगों के उत्पन्न होने की परिस्थितियों में अंतर आ जाता है। किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी व चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर व्यक्तित्व में आएगा पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है भारी आवरण, नकली चेहरा, नकाब, मास्क। ठीक है, ये होते हैं। प्राचीन समय में रूप रेखा के आधार पर व्यक्तित्व परिभाषित किया जाता था, लेकिन आज परिभाषा बदल चुकी है। वर्तमान समय में बाह्य एवं आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहा गया है। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या करेगा। व्यक्तित्व का वर्गीकरण पाश्चात्य दृष्टिकोण क्रेसमर या क्रेचर के अनुसार क्रेचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का पहला वर्गीकरण किया, जिसके 4 प्रकार बताए। स्थूलकाय नाट्य व्यक्ति, पिकनिक, सुडौलकाय खिलाड़ी, प्रवृत्ति एथलेटिक। फिर क्षीणकाय दुर्बल शरीर वाले, स्थैनिक। मिश्रित काय मिले जुले, डिस्प्लास्टिक। शारीरिक संरचना के आधार पर दूसरा वर्गीकरण सेल्डन के आधार पर किया गया। फर्स्ट है गोलाकार एडोमॉर्फिक, शारीरिक संतुलन, शारीरिक स्वस्थ फुर्तीला होता है। आयताकार मिसोफोर्मिक, लंबाकार एक्टोमॉर्फिक, शक्तिहीन। स्वभाव के आधार पर सेल्डन द्वारा स्वभाव का वर्गीकरण। यह विसेरोटोनिक, मस्तमौला, खाना पीना पसंद, आराम करना पसंद, प्रेम पसंद। इसमें है सोमेटोटोनिक, कर्मठ, शक्तिशाली, साहसी, स्पष्ट भाषी और अधिकार प्रिय। सेरिबोटोनिक, हैरान, परेशान, दुखी, संकोची, शर्मीले एवं अंतर्मुखी। हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण द्रव्य व स्वभाव के आधार पर कफ प्रवृत्ति वाले, प्लस सुस्त, चिड़चिड़ा है। संवेगात्मक रूप से कमजोर व शारीरिक रूप से शक्तिशाली, रुधिर की मात्रा अधिक व आशावादी। फिर इसमें है काले पित्त वाले, इसमें आएगा डबल माइनस। ये है निराशावादी, शक्तिहीन, दुखी,
व शारीरिक और संवेगात्मक रूप से कमजोर। यह पीले पित्त वाले डबल प्लस शारीरिक व संवेगात्मक रूप से स्थिर व संतुलित। अधिक रुधिर वाले प्लस माइनस संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु कमजोर। समाज शास्त्री के आधार पर स्प्रेंगर के अनुसार, स्प्रेंगर ने समाज शास्त्रीय आधार व्यक्तित्व का 6 भागों में वर्गीकरण किया। सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले, सामाजिक प्रवृत्ति वाले, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, सौंदर्य या कलात्मक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक प्रवृत्ति वाले, धार्मिक प्रवृत्ति वाले। युंग के अनुसार मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण युंग द्वारा किया गया वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इसमें आएगा, इन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर वर्गीकरण किया। इन्होंने 3 प्रकार बताए। फर्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, लेखक बनने की योग्यता रखता हो, एकांत प्रिय, विचारशील, बहिर्मुखी, शिक्षक व नेता बनने की योग्यता रखता हो। उभयमुखी उचित व्यक्तित्व, इसमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से वर्गीकरण 3 प्रकार से सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी में आएगा ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाला, रजोगुणी कर्म में विश्वास, तमोगुणी सुख प्राप्ति विलासी प्रवृत्ति वाला। आधुनिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण 3 प्रकार से, भावुक, कर्मशील, विचारशील। इसमें आएगा भावुक में आएगा कर्मशील में आएगा अपने कर्म में विश्वास, विचारशील हर कार्य को विचार करके करने वाला। नोट से संवेगीय रूप से स्थिरता वाले व्यक्ति का उचित व्यक्तित्व होता है। फिर इसमें व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, शारीरिक संरचना का प्रभाव, मानसिक योग्यता का प्रभाव, विशिष्ट रुचि का प्रभाव, सांस्कृतिक वातावरण, परिवार व विद्यालय का वातावरण। फिर इसमें आएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसमें आ जाएगा प्रतिपादन। सिगमंड फ्रायड, जन्म 6 मई 1856, मृत्यु 23 सितंबर 1939, निवासी है ऑस्ट्रिया वियना में। फिर सिगमंड फ्रायड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं। चेतन मन 1/10, मस्तिष्क की जागृत अवस्था। अचेतन मन 9/10, अचेतन मन। कटु अनुभूतियों, दुखद बातें तथा दमित इच्छाओं का भंडार। अर्धचेतन मन 0। इसमें आएगा चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था, याद किए हुए बातों को भूल जाना, अटक जाना, हकलाना आदि बातें अर्धचेतन को प्रदर्शित करती है। सिगमंड फ्रायड के व्यक्तिगत संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई गई हैं सन 1923 में। फिर है ID, यह इदम सुखवादी सिद्धांत पर आधारित पशु प्रवृत्ति का अचेतन मन का राजा अर्थात दंभित इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। ईगो, अहम वास्तविक सिद्धांत पर आधारित चेतन मन का स्वामी। सुपर ईगो, परम एदम यह आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है। सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। जीवन मृत्यु, स्वमोह, ये नार्सिज्म। एक बालक की कहानी द्वारा समझना। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। यह है सिगमंड फ्रायड के
अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वे अपनी मां से अधिक प्रेम करेंगे, तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाए जाने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। लिबिडो प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। इस लिबिडो प्रेम, स्नेह व काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रकृति होती है और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है तो व्यक्ति को समायोजित हो जाता है। शैशव कामुकता की बात पर सिगमंड फ्रायड व उनके शिष्य युंग के मध्य मतभेद हो जाता है। फिर मतभेद के उपरांत युग सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसका नाम था विश्लेषणात्मक सिद्धांत। यह व्यक्तित्व मापन की विधियां, ये प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियां, इसमें है TAT, फिर CAT, फिर IBT, फिर SCT, FWAT, फिर अप्रक्षेपी या अन्य विधियां, आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार, पर्सनवली ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड आएगा, वस्तुनिष्ठ विधि में आएगा समाजमिति विधि, कार्य या कर्म निर्धारण विधि, शारीरिक परीक्षण निरीक्षण विधि, परमापिकृत या मानकीकृत, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता या वैधता की जांच की जा चुकी हो, ऐसा परीक्षण परमापिकृत या मानकीकृत कहलाता है। विश्वसनीयता एक ही परीक्षण को एक ही समूह द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी यदि अंकों में समानता पाई जाती है तो ऐसा परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। वैधता, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया वह उस उद्देश्य पर खरा उतरता है तो ऐसा परीक्षण वैध परीक्षण कहलाता है। यह प्रक्षेपण विधियां, प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया। प्रक्षेप का अर्थ है अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से अभिव्यक्त करना। नोट, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। फिर TAT, इसमें आ जाएगा थैटमेटिक, यह आ जाएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण। प्रतिपादक है मॉर्गन व मोरे। सन 1935 से कुल कारणों की संख्या 30 + 1 31 हो गए टोटल। इस परीक्षण पर 10 कारणों पर पुरुषों से संबंधित व 10 कारणों पर महिलाओं से संबंधित व 10 कारणों पर दोनों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। कम से कम 10 कारणों पर कहानी लिखवाई जाती है। इसमें आ जाएगा। फिर इस परीक्षण में 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। नोट, इसमें व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। CAT, यह बाल प्रत्यक्ष परीक्षण। प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेरलॉक। 1948। विकास में योगदान डॉक्टर अर्नेस्ट किर्स। कारणों की संख्या 10 है। इस परीक्षण में 10 कारणों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं। बालकों को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी होती है। IBT, रोर्सा सही धब्बा परीक्षण। प्रतिपादक है हरमन रोर्सा। 1921। कारणों की संख्या 10 होगी।
फिर इसमें आएगा इस परीक्षण में 10 कार्डों पर सही के धब्बे बने होते हैं, 5 कार्डों पर काले और वह सफ़ेद तथा बाकी 5 पर विभिन्न रंगों के धब्बे बने होते हैं। बालकों को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें बालकों के क्रियात्मक, भावनात्मक व संज्ञानात्मक परीक्षण किए जाते हैं। SCT वाक्य पूर्ति प्रतिपादक है पाइन एंड टेंडलर 1930। विकास में योगदान रोस्टर। फिर उदाहरण मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे माता पिता मुझे देते हैं। ठीक है। स्वतंत्र शब्द साचार्य परीक्षण FWAT। यह एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। प्रतिपादक है फ्रांसीसी गाल्टन सन 1879। फिर इसमें आएगा सहयोग है विलियम वुंट। फिर नोट है इस परीक्षण में व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। अप्रक्षेपी या अन्य विधियां चेतन मन का अध्ययन। फिर इसमें आएगा आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ आत्मकथा या अंतर दर्शन विधि। प्रवर्तक हैं विलियम वुंट व शिष्य टिचनर। यह एक प्राचीनतम विधि है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। इसके कारण इनका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जाता है। व्यक्ति इतिहास विधि या जीवनकृत विधि केस स्टडी। प्रवर्तक हैं टाइडमैन। निदानात्मक अध्ययनों की सर्वश्रेष्ठ विधि है, असामान्य बालकों के निदान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। समस्या के कारण को जानना निदान कहलाता है जो मनोविज्ञान की सहायता से किया जाता है, तथा कारण को दूर करना उपचार कहलाता है जो शिक्षा की सहायता से किया जाता है। बिना निदान के उपचार संभव नहीं है। फिर प्रश्नावली विधि। इसमें आ जाएगा प्रवर्तक वुडवर्थ। प्रश्नावली में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता और उत्तर के रूप में विकल्प होते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रारंभ अमेरिका में हुआ। साक्षात्कार में आमने सामने होना जरूरी नहीं होता, इसमें प्रश्नों का कोई बंधन नहीं होता, वे ना ही समय पर साक्षात्कार वार्तालाप का एक रूप माना जाता है। वस्तुनिष्ठ विधियाँ। निरीक्षण विधि या बहिर्दर्शन विधि। प्रवर्तक है वाटसन। इस विधि में सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का भिन्न भिन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है कि भाषी का व्यक्तित्व कैसा है। समाज मिति विधि। प्रवर्तक है JL मोरेनो। फिर इसमें आएगा इस विधि में व्यक्ति की सामाजिकता के बारे में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है। क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल। प्रतिपादक थ्रस्टन। पूर्ण सहमत अनिश्चित असहमत पूर्ण असहमत। इस परीक्षण में क्रम निर्धारण मापनी के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि विषयी का व्यक्तित्व कैसा है। शारीरिक परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति की शारीरिक जांच करके निष्कर्ष निकाला जाता है कि निर्धारित नौकरी के लिए व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं। फिर इसमें आएगा समायोजन में आएगा समायोजन का अभिप्राय या तात्पर्य। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताएं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच तालमेल स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। इस स्थिति को कुसमायोजन अथवा मानसिक रोग कहते हैं। स्किनर के अनुसार समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। मानसिक रोग, तनाव, दुश्चिंता
दुश्चिंता दबाव, भगनाशा या कुंठा। फिर द्वंद्व या संघर्ष, संघर्ष तनाव, तनाव में आ जाएगा जब व्यक्ति समय, परिस्थिति व आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तथा असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार होता है। दुश्चिंता, दुश्चिंता जब अचेतन मन की दंभित इच्छा चेतन मन में आने का प्रयास करती है या आ जाती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दबाव, सफलता व असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति दबाव महसूस करता है। भगनाशा या कुंठा, बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है। इसी निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में भगनाशा या कुंठा कहते हैं। द्वंद्व या संघर्ष, जब एक साथ दो अनुकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और चयन किसी एक का करना होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मानसिक मनोरचनाएं, समायोजन तंत्र, आत्म सुरक्षा शक्तियाँ, आत्म सुरक्षा अभियंत्रिकाएं या प्रतिरक्षण प्रणालियाँ या रक्षा तंत्र। मानसिक मनोरचनाएं वे साधन हैं जिनको व्यक्ति मानसिक रोगों से बचने या समायोजन स्थापित करने के लिए उपाय के रूप में अपनाता है। मानसिक मनोरचनाएं दो प्रकार की होती हैं। इसमें प्रत्यक्ष उपाय में आएगा। फर्स्ट, बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, विश्लेषण एवं निर्णय। फिर इसमें आएगा अप्रत्यक्ष उपाय। दमन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड। कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातें, अतृप्त इच्छाएं आदि को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। द्वैस्वपन, मन तरंग, कल्पना प्रभा, हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनको कल्पना के माध्यम से पूर्ण करके क्षणिक आनंद या संतुष्टि प्राप्त कर लेना द्वैस्वपन कहलाता है। द्वैस्वपन की अधिकता अपराधी बना सकती है। द्वैस्वपन की अधिकता किशोर अवस्था में होती है। प्रक्षेपण, अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेना। उदाहरण, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, परीक्षा में असफल होने पर तबीयत को दोष देना। परीक्षा में असफल होने पर तबीयत को दोष देना। औचित्य स्थापन, किसी भी कारण से कोई भी पद या वस्तु प्राप्त नहीं होती, उसी पद पर या वस्तु में दोष निकाल कर अपने आप को संतुष्ट करना, यही औचित्य स्थापन है। उदाहरण, लोमड़ी द्वारा अंगूर खट्टे बताना। RAS नहीं बन पाने पर उसी पद में दोष निकालना। आश्रित होना, कर्महीन व्यक्ति पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होकर अपने आप को समायोजित करता है। प्रतिगमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना प्रतिगमन कहलाता है। उदाहरण है, एक वयस्क का बच्चों की तरह फूट फूट कर रोना। एक लड़की का वापस अपने पीहर आकर अपनी माँ की गोद में सो जाना। यह तादात्म्यकरण, यह समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित कर देता है जिसमें कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करने लगता है। शोधन या मार्गांतरीकरण,
शुद्धिकरण असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियां कर समायोजन स्थापित करना ही शोधन है। क्षतिपूर्ति उपाय क्षतिपरक उपाय जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र या साधन के माध्यम से कर अपने आप को समायोजित करता है। फिर इसमें आएगा उदाहरण में आएगा विकलांग बालक कक्षा में प्रथम आकर अपने आप को समायोजित करना। कम ऊंचाई वाली लड़की ऊंची एड़ी के सैंडल पहनकर अपने आप को समायोजित करती है। आक्रामक उपाय प्रत्यक्ष आक्रामक उपाय जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसी पर आक्रामक कर अपने आप को संतुष्ट करना। अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय जो व्यक्ति आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है उसका बदला अन्य तरीके से लेकर अपने आप को संतुष्ट करना। उदाहरण कुम्हारी को तो जीता नहीं गधी के कान ऐंठता है। फिर इसमें आएगा समायोजन के प्रतिमान में आएगा सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन समायोजन का आधार है। ईगो अहम अवस्था समायोजन का आधार है। लिबिडो प्रवृत्ति समायोजन का आधार है। एडलर के अनुसार श्रेष्ठता प्राप्ति की समायोजन का आधार है। युंग के अनुसार आत्म सिद्धि ही समायोजन का आधार है। दिल भावनाएं दिमाग विचार में संतुलन बनाए रखना ही अपना सिद्धि है। स्वपन सिगमंड फ्राइड के स्वपन अचेतन मन का स्वरूप है। एडलर के अनुसार स्वपन चेतन मन का स्वरूप है। फिर युंग के अनुसार स्वपन अचेतन चेतन व अर्धचेतन तीनों का प्रतिरूप है। फिर से सिगमंड फ्राइड के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। नोट है। फिर इसमें आएगा बुद्धि में आएगा बुद्धि की परिभाषा सोचने समझने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बकीन धम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। फिर मन के अनुसार नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है। फिर डियर वर्ड या बोर्ड अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। बटर के अनुसार उचित प्रकार से समझने विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि की विशेषताएं बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तन योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसमें आ जाएगा बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि में 10 बिंदुओं तक परिवर्तन होता है। बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। फिर इसमें उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। फिर इसमें है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। फिर प्रत्येक बात में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है।
बुद्धि के प्रकार थोर्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती हैं। फिर सेकंड है बुद्धि के प्रकार थोर्नडाइक व गैरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती हैं। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि इसे गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस पर मूर्त बुद्धि, इसमें गायक व यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। फिर इसमें है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से है।